धन्यवाद। साथ ही मैं सुनील जी का धन्यवाद देना चाहूँगा, मोहम्मद अनवर खान साहब का, हमारे सभी पार्टी के सभी कार्यकर्ता जो यहाँ मौजूद हैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा कि मजबूती से इस देश की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार की बात और एक सुशासन का संदेश पूरी कश्मीर घाटी में ये पहुँचा रहे हैं। आज जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो हाल ही में 16 अप्रैल को जो एक संविधान के अंदर अमेंडमेंट लाया जा रहा था, नारी शक्ति को विधानसभा और लोकसभा के अंदर आरक्षण का जो पास नहीं हो पाया, आज उसके ऊपर चर्चा है। ये अपने आप में महत्वपूर्ण निश्चित रूप से है, क्योंकि हमारी संस्कृति में ही ये है कि जहाँ नारी निवास करती हैं, जहाँ नारियों का पूजन होता है, वहाँ देव निवास करते हैं। नारियों का जो आरक्षण की चर्चा नहीं है। इस सबसे पहले 1996, 1998, 1999 और उसके बाद 2008 में ये बिल लाए गए, लेकिन पास नहीं हुए। चर्चा खूब होती थी, कांग्रेस ने भी इसके ऊपर खूब चर्चा करी, लेकिन फर्क साफ है, चर्चा कौन करते हैं और इंप्लीमेंट करने की शक्ति कौन रखते हैं, ये अंतर बिल्कुल स्पष्ट है। क्योंकि 2023 के अंदर मोदी सरकार की मंशा और काम करने की इच्छा शक्ति वो साफ प्रकट हो रही थी, जब नारी शक्ति अभिनंदन बिल लाया गया, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में लाया गया, उसको सर्वसम्मति से लोकसभा और राज्यसभा के अंदर पास करा गया। निश्चित रूप से उसमें सभी दल शामिल थे जिन्होंने इस बिल को पास करा, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपके ध्यान में लाने अति आवश्यक है। 2023 के अंदर जो ये बिल पारित हुआ था, उसके अंदर जो ऑपरेटिव टेक्स्ट था, उसका इंप्लीमेंटेशन किस तरह से होगा, आरक्षण कब लागू होगा, उसमें आरक्षण को सेंसस से यानी जनगणना से, यानी अधिनियम पास होने के बाद जो जनगणना हो उससे, और उसके साथ डीलिमिटेशन एक्सरसाइज के साथ जोड़ दिया गया था। यानी ये अपने आप एग्जीक्यूट नहीं हो सकता था, ये दो चीजें होनी अनिवार्य थी, उसके बाद में ये एग्जीक्यूट हो सकता था। यही कारण था कि 2026 के अंदर 16 अप्रैल 2026 में 3 विधेयक लाए गए। कॉन्स्टिट्यूशन 131वां अमेंडमेंट, डीलिमिटेशन बिल 2026 और यूनियन टेरिटरीज लॉ अमेंडमेंट बिल 2026। कारण इसका स्पष्ट था कि अगर वो दो चीजें, जनगणना और डीलिमिटेशन, अगर जुड़ी रहती तो 2029 का जो चुनाव है उसके अंदर महिला आरक्षण लागू होना मुश्किल था। मोदी सरकार जो कहती है वो करती है, ट्रैक रिकॉर्ड साफ है देशवासियों के सामने और दूसरे देशों के सामने भी। इसीलिए जब महिला आरक्षण बिल को हम लेकर आए तो ये स्पष्ट था कि हम इम्प्लीमेंट भी करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कहा था अप्रैल 2026 में ही, सार्वजनिक रूप से कहा था कि 2029 लोकसभा चुनाव के अंदर आरक्षण, महिलाओं का आरक्षण लागू होना चाहिए, और उसी को सफल करने के लिए ये 2026 के अंदर जो बिल लाया गया वो उसी से संबंधित था। ये 3 विधेयक जो लाए गए वो उसी से संबंधित था, लेकिन आप जानते हैं वो बिल पास नहीं हो पाया। अब ये जानना भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इसका जो विरोध करा गया, वो विरोध किन कारणों से करा गया और वो कारण क्यों सही नहीं है। कांग्रेस से सबसे पहले कहा कि बिल तो पहले ही पास हो चुका है,
तो फिर ये 3 विधेयक लाने की क्या जरूरत है? जैसे मैंने अभी आपको कहा कि पहले पास निश्चित रूप से हुआ है, लेकिन फ्यूचर में सेंसस और फ्यूचर में डीलिमिटेशन होने से जुड़ा हुआ था 2023 का कानून। अब ये कहना कि ये तो पास हो चुका है, ये अपने आप में भ्रामक है, क्योंकि ये स्पष्ट है कि अगर सेंसस का इंतजार करेंगे तो उसमें समय लगेगा। सेंसस खत्म होने के बाद डीलिमिटेशन एक्सरसाइज होती है, उसमें और समय लगेगा। आपकी जानकारी के लिए आज की टेक्नोलॉजी को शामिल करते हुए सेंसस में तकरीबन 1.5 से 2-2.5 साल लग सकते हैं, और उसके बाद डीलिमिटेशन में भी 1 से 3 साल लग सकते हैं। यानी 2029 चुनाव का तो पार चला गया। अगर मोदी सरकार ने कहा है कि हम ये महिला आरक्षण लेकर आ रहे हैं, तो महिलाएं तो चाहती हैं ना कि उसको इंप्लीमेंट हो। ये हवा में बात नहीं होती कि सैद्धांतिक रूप से हमने कर दिया, नहीं, हम उसको इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। और जब ये रुकावट देखी इंप्लीमेंटेशन के अंदर, ये एक लिमिटेशन, एक बाधा देखी, तो हम उसको डीलिंक करके अभी आरक्षण लेकर आना चाह रहे थे ताकि महिलाएं 2029 चुनाव में भाग ले सकें। यह भी एक भ्रम है कि दक्षिणी जो राज्य हैं उनको नुकसान हो जाएगा। स्पष्ट रूप से परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है। हर राज्य को 50% जो उनकी सीट्स हैं वो बढ़ाई जा रही हैं। तो जो आज जितनी सीट हैं उसका उसी अनुपात में देश के जितने भी राज्य हैं उसी अनुपात में बढ़ेंगे, तो कम कैसे हो सकते हैं? बल्कि अगर बहुत ही बारीकी से देखा जाए तो दक्षिण राज्यों का तकरीबन 0.1 और 2% और जो प्रतिनिधित्व है वो बढ़ जाता है। तो तकरीबन इसको बराबर मान के चले, नुकसान तो कतई नहीं हो रहा। साथ साथ ये भ्रम तो नहीं, ये अटकाने की बात करी गई कि इस 3 विधेयक के अंदर ओबीसीज के लिए, एससी एसटी के लिए जगह नहीं रखी गई है। ये भी बिल्कुल भ्रामक है, क्योंकि 2023 के अंदर जो अधिनियम पास करा गया उसके अंदर जो आरक्षित सीट्स हैं उसमें एससी एसटी महिलाओं के लिए भी थी, तो वो भी स्पष्ट है। ओबीसीज की अगर बात करते हैं तो ओबीसीज की तो पहले भी आरक्षण नहीं था, लेकिन पार्लियामेंट खुली है, चर्चा करने की जगह है, विधानसभाएं खुली हैं, चर्चा करने की जगह है, उसके ऊपर चर्चा हो सकती है। लेकिन उस कारण से अटकाना, ये केवल अटकाने वाला ही कारण है। एक और महत्वपूर्ण मैं बात आपको बताना चाहूंगा कि ये जो महिलाओं के लिए आरक्षण है विधानसभा या लोकसभा के अंदर, ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बार महिलाओं को जन प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल रहा है। पंचायती राज को अगर देखा जाए, देश भर के पंचायती राज्यों को, तो उसके अंदर 14.5 लाख महिलाएं हैं जो जन प्रतिनिधित्व कर रही हैं, एंड दैट इज 46% ऑफ द एंटायर रिप्रेजेंटेशन। 46% है जो पूरा रिप्रेजेंटेशन है पंचायती राज का, उसका 46% है। यानी ग्रासरूट, भारत के ग्रासरूट लेवल पर महिलाएं जनप्रतिनिधित्व कर रही हैं। अब जिम्मेदारी थी सरकार की और लोकसभा, राज्यसभा के अंदर बैठे जनप्रतिनिधियों की कि वो महिला आरक्षण को भी तुरंत लागू करें। तो इसमें स्पष्ट है कि कांग्रेस और कुछ विपक्ष की पार्टियां अलग अलग कारणों से वहां पर उन्होंने इसको अटकाने का काम करा। जम्मू कश्मीर के अंदर भी खास तौर से इस धरती पर जो मातृशक्ति ने अपना साहस, रेजिलियंस और नेतृत्व दिखाया है, वो एक जीता जागता उदाहरण है पूरे देश और दुनिया के लिए। तो निश्चित रूप से आज महिलाएं लॉ मेकिंग के अंदर भी और पॉलिसी मेकिंग के अंदर भी बराबरी का अवसर चाहती हैं। अंत में मैं यही कहूंगा कि भाषणों में कहना, महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करना आसान काम है,
लेकिन उसको इंप्लीमेंट करना, क्योंकि जब इंप्लीमेंट करने की बात आती है तो समाधान निकालने पड़ते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, लेकिन उसको हमें इंप्लीमेंट करना है। फिर बहाने नहीं चल सकते। जब इंप्लीमेंटेशन करने की बारी आ रही है 2029 चुनाव के लिए, तब वही भाषण देने वाले पीछे हट रहे हैं। इतिहास भाषणों से नहीं लिखा जाता, बल्कि निर्णयों से लिखा जाता है, और मोदी सरकार इसी तरह से हर मुद्दे पर मजबूत निर्णय करती है। अब महिलाएं केवल प्रतीक्षा नहीं करेंगी, बल्कि राजनीति के अंदर, देश चलाने के अंदर पूरी भागीदारी चाहेंगी। और ये केवल प्रतीक नहीं होना चाहिए, उनको असली में स्थान मिलना चाहिए। केवल वादे नहीं होने चाहिए, बल्कि असली में रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। और देश की जनता ने अब ये तय कर लिया है कि महिलाओं को बराबर का स्थान मिलेगा, महिलाओं को लीडरशिप का मौका मिलेगा, महिलाओं को ग्रास रूट पे भी और राष्ट्रीय लेवल पे भी, राज्य के लेवल पे भी निर्णय करने का अवसर मिलेगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो मैं ले सकता हूँ। क्योंकि पहले से ही पूरा मुल्क जा रहा है, जिस तरह आपने खुद कहा कि ये बिल रिजेक्ट हो गई है। अब जो आप मुख्तलिफ मकामात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो मैं इसका कारण भी जानना चाहूँगा कि क्या पैगाम पहुँचाने की कोशिश की जाए। दूसरा, इस तरह के सवाल खड़े किए गए हैं, आखिर जो अभी लोकसभा में जो सीट स्ट्रेंथ है, उसी में से क्यों नहीं दिया जा रहा है रिजर्वेशन? इस पर क्या करेंगे? दोनों सवालों का जवाब दीजिए। बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए करी जा रही है, और जो पहले से ही सीट्स हैं उसी में क्यों नहीं दिया जा रहा? सबसे पहले तो ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र के अंदर जनता को जागरूक करना निहायत ही ज़रूरी है। सच पता चले, जो बारीकियां हैं वो पता चले, तो जनता अच्छा निर्णय ले पाती है। उसी के लिए आपके माध्यम से हम जनता तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह स्पष्ट कहा था कि हम किसी से लेना नहीं चाहते। जो 543 सीट्स आज लोकसभा में हैं, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई वहां पर प्रतिनिधित्व कर रहा है। उनका अधिकार छीनकर किसी को देना से बेहतर है कि जो एक्सपेंशन की जरूरत है लोकसभा को, जो बहुत सालों से बल्कि दशकों से इंतजार कर रही है कि एक्सपेंशन हो, वो एक्सपेंशन के साथ जो नई सीटें बने उसमें से आरक्षण दिया जाए। इस कारण से जो आज सीटें हैं उसमें नहीं, बल्कि सीटों को बढ़ाकर फिर उनको महिला आरक्षण दिया जाए। 2023 के अंदर भी जो बिल पास हुआ उसमें यही है कि हम महिला आरक्षण देंगे, लेकिन केवल लिंक उसमें यह कर दिया गया कि सेंसस और डीलिमिटेशन के बाद। इसी कारण से ये 16 अप्रैल में जो 3 विधेयक हैं वो लाए गए। राज्यवर्धन जी, आज वेस्ट बंगाल में चुनाव चल रहा है। एक मिनट, एक बार रिजर्वेशन उसके खिलाफ नहीं है, मगर वो जो आप ये कह रहे हैं कि सेंसस और डिलिमिटेशन, तो उस पर सवाल आता है। क्या सवाल है? यही कि ये अगर करना है तो डिलिमिटेशन और इससे ताल्लुक क्या है? हाँ, सवाल यह है कि डीलिमिटेशन क्यों नहीं करी जाए, उसको करके क्यों नहीं आरक्षण दिया जाए। जैसे मैंने कहा कि जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, टेस्ट ऑफ पुडिंग इज इन ईटिंग, कि आपने पुडिंग रखी भी तो है लेकिन खाने का अवसर नहीं दे रहे। तो महिला आरक्षण की चर्चाएं बहुत लंबे समय से चल रही हैं, ये आज कल की भी बात नहीं है। जैसे मैंने कहा 96, 98, 99 में तो विधेयक लाए गए। सो कितना इंतजार करेंगी महिलाएं? और जब चर्चा हो गई है, देश तैयार हो गया है, महिलाएं तैयार हो गई हैं, चुनाव आने वाला है 29 का, और आप कह रहे हैं साहब कि अभी तो नहीं दे सकते, 2034 में जाकर देंगे। तो इसी कारण से एक पूरी पीढ़ी निकल जाएगी। डीलिमिटेशन रुक नहीं रहा, सेंसस रुक नहीं रहा। सेंसस अभी चल रहा है, सेंसस जब खत्म होगा उसके बाद डीलिमिटेशन भी होगी। डीलिमिटेशन के बाद जो सेंसस के बाद डेटा आएगा उससे डीलिमिटेशन भी हो जाएगा। तो वो प्रक्रिया पैरेलल चल रही है। लेकिन 29 में महिलाओं को अवसर मिले आगे बढ़ने का,
इस कारण से इसको डीलिंग करा गया और सबको बराबर का अधिकार दिया गया, हर राज्य को बराबर का अधिकार दिया गया। आप यहाँ से आपने कहा कि सेंसस में समय लगेगा, डिलिमिटेशन में समय लगेगा, 2029 में चुनाव है, तो चुनाव से पहले ही क्यों भाजपा इस चीज़ का श्रेय लेना चाहती है? अब जब इतना टाइम इंतजार किया तो चुनाव के बाद भी अगर होता है तो वेट कर लीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, श्रेय की बात आती है। 2023 के अंदर जो विमेन्स रिजर्वेशन बिल लाया गया उसको 100% यूनानिमस समर्थन मिला सभी पार्टियों ने। सारी पार्टियां अपने भाषणों में कह रही हैं कि हमने पूरा समर्थन दिया, क्रेडिट सबको गया। यह एक और अवसर था जिसमें सारी पार्टियां कह सकती थी हम समर्थन देते हैं, और पैरेलल प्रोसेस चल ही रहा है। जब खत्म होगा डेटा आएगा, उससे डीलिमिटेशन होगी। डीलिमिटेशन कौन सी ऐसी चीज है जो एक बार हो जाएगी तो फिर नहीं होगी? आप सब तो कश्मीर के अंदर और इसको फर्स्ट हैंड देख चुके हैं, बार बार सीटें बढ़ जाती हैं। मुझे सुनील जी अभी बता रहे थे, कभी 2 सीटें कभी 4 सीटें। तो आपको तो पूरे देश के बाकी राज्यों से आप सबको ज्यादा पता है इसमें। जी राज्यवर्धन जी, आज वेस्ट बंगाल में चुनाव चल रहा है। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला बाकायदा जो है बीजेपी के ऊपर निशाना बना रहे हैं कि बीजेपी जो है स्टेटहुड को जो है वो देने में वो तैयार नहीं। क्या कहेंगे? देखिए, जम्मू कश्मीर हमेशा से, हम तो बचपन से पढ़ते आए हैं, भारत का ताज है। इसको मतलब हमारे देश के अंदर स्विट्जरलैंड के बराबर इसको दर्जा दिया गया। बहुत ही सुंदर जगह, मैं तो खुद रह चुका हूं यहां पर। अभी यहां पर मैं जब उतरा तो मेरे को महक भी कश्मीर की आई, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो हमारे लिए तो महत्व बहुत है, लेकिन एक प्रक्रिया रहती है। उस प्रक्रिया के अंदर आपने देखा किस तरह से तुरंत बदलाव हुआ, और यहां चुनाव भी हो गए। पहले यहां लोगों को, आप सबको शायद लग रहा होगा कि चुनाव नहीं होंगे, और तुरंत चुनाव हो गए। तो इस प्रक्रिया के अंदर जैसे जैसे आगे बढ़ने से तुरंत बदलाव हुआ, और यहां चुनाव भी हो गए। पहले यहां लोगों को, आप सबको शायद लग रहा होगा कि चुनाव नहीं होंगे, और तुरंत चुनाव हो गए। तो इस प्रक्रिया के अंदर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे इस राज्य को अपना दर्जा मिल जाएगा। राज्यवर्धन जी, मेरा एक सवाल, वेस्ट बंगाल में आज जो हिंसा देखी जा रही है चुनाव के बीच में, क्या आपको लगता है कि वो ऑर्गेनाइज्ड हिंसा जो है की जा रही है ताकि जो प्रतिशतता है या परसेंटेज है वोट्स की, वो एक खास पार्टी को लाभ दे? प्रश्न यह है कि पश्चिम बंगाल के अंदर जो हिंसा देखी जा रही है, क्या वो ऑर्गेनाइज हिंसा है, क्या वो पोलिंग का परसेंटेज कम करने के लिए करी जा रही है, ये प्रश्न है। देखिए, फर्स्ट हैंड तो मेरे पास भी इसका जवाब नहीं है, लेकिन जितना मुझे सुनने में आया है वो निश्चित रूप से यह है कि पश्चिम बंगाल के अंदर जिस तरह का शासन हो रहा है वो एक भय का शासन हो रहा है, और काफ़ी वहाँ पर कत्लेआम भी होता है, जो पिछले चुनाव के बाद में भी हुआ था। इस बार इस तरह की घटनाएं कम हो, उसके लिए सिक्योरिटी फोर्सेस भेजी गई हैं। इसको वोटिंग का भी हमने 2 फेजेस में करा है। तो केंद्र सरकार और इलेक्शन कमीशन, ज़्यादा तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से केंद्र सरकार को कानून आदेश दिए गए हैं कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस को वहाँ पे पहले से भेजें, कुछ नियंत्रण करके रखें। तो उम्मीद है कि पोलिंग परसेंटेज ज़्यादा होगा। सर, मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को जो प्राइम मिनिस्टर पे उन्होंने बोला है, किस तरीके से आप देखते हैं? इलेक्शन कमीशन ने, देखिए, बिल्कुल सही बात है। एक तो हो गया फिजिकल वायलेंस, फिजिकल हिंसा, और दूसरा हो गया वर्बल वायलेंस। आप इतने सीनियर, उम्र भी कितनी है, अनुभव भी कितना है, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे साहब, और वो एक चुनावी हताशा के कारण, एक फ्रस्ट्रेशन के कारण संवैधानिक पद पे, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, संवैधानिक पद के लिए, और वो ऐसा संवैधानिक पद जिसको करोड़ों हिंदुस्तानियों ने चुना है, उनको अगर आतंकवादी शब्द इस्तेमाल करा जाए तो आप समझ सकते हैं कि सोच, बुद्धि, संस्कृति कहां चली गई। आज देश की जनता ऐसे राजनेताओं से पूछती है कि क्या सत्ता हासिल करना इतना जरूरी है कि संस्कृति, लोकतंत्र की भाषा, सबको मर्यादा, सबको छोड़ दें?
और इस तरह के आक्रमण करने लग जाएं। ये आक्रमण तो एक तरह से उन करोड़ों हिंदुस्तानियों के ऊपर हो गया जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को चुना। तो निश्चित रूप से इसका खंडन तो करना ही चाहिए। उनको ऐसे वाक्य से दूर भी होना चाहिए, और दूर तभी हो सकते हैं जब वो माफ़ी मांगे कि ये गलती से हुआ है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, इस तरह की बात। सर एसीए इस्लाम ममता बनर्जी और आईपैक रेड की, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मुझे आश्चर्य हो रहा है कि कश्मीर के अंदर बंगाल के इतने प्रश्न आ रहे हैं, बट आपका सवाल है कि जो आईपैक में जो रेड हुई उसके ऊपर अभी जो एससी का जो निर्णय हुआ है उसके ऊपर मैं क्या बोलता हूं। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पे आप और हम क्या बोल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय तो सोच समझ कर होता है, और एक बात के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सुप्रीम कोर्ट को कि उन्होंने पर्दों के पीछे होती हुई जो चीज़ें हैं वो इस बात से पकड़ा कि जब बंगाल के अंदर जज ही सुरक्षित नहीं है तो फिर बाकी कौन सुरक्षित रहेगा। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सत्य की जीत हो रही है। राठौर जी, मेरा एक सवाल है। जिस तरह से भी कांग्रेस ब्लेम कर रही है कि आप इलेक्शन के दौरान कोई भी फायदा उठाने के लिए इस तरह के हरबे यूज कर रहे हैं, उसमें आसाराम जो राम रहीम है उनको भी पेरोल पर छोड़ा जाता है ताकि बीजेपी को इससे मदद मिले, और वही ये भी आप पर इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि बिल्किस बानो को अभी तक जस्टिस नहीं मिला है, चुनाव में जो हुआ वहाँ पर भी जस्टिस नहीं मिला है, तो ये सब कुछ आप इलेक्शन फायदे के लिए कर रहे हैं वोटिंग से। देखिए, जो पॉलिटिकल पार्टीज जब निर्णय लेती हैं तो उनका कुछ न कुछ मकसद होता है। प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार 2014 से जब से आई है, उन्होंने ये भी कहा है कि मैं कड़े निर्णय लूँगा जिसको दवाई समझ के देश ले ले। तो ऐसा नहीं कि बहुत ही लोगों को अपीज करने के लिए, जनता को खुश करने के लिए, क्योंकि जब खुश होंगे तभी तो वोट मिलेंगे, ऐसा माना जाता है। लेकिन नई राजनीति के अंदर जनता ये भी समझती है कि ये भले ही कड़ा निर्णय है लेकिन अच्छा निर्णय है। जैसे हमारे माँ बाप बच्चों को बड़ा करते हैं, उसी तरह से देश को आगे बढ़ाने की कोशिश है। तो ये सारे निर्णय, कुछ निर्णय जिसकी आपने चर्चा करी जैसे बेल पे छोड़ देना वगैरह, ये तो कोर्ट करता है ना, ये तो जो जजेस हैं वो सब करते हैं। लेकिन जो सरकार जिस तरह के कानून, जिस तरह की योजनाएं लेकर आती है, वो प्रधानमंत्री मोदी जी, आप देखिए, अगर जनधन है, खाते खुलवा दिए सबके, तो आज हर महिला के पास खाता हो गया, भले ही उसमें खाते खोलने के लिए पैसा है या नहीं है। आज महिलाओं को जो लकड़ी बीन कर चूल्हा जलाती थी उनके ऊपर गैस कनेक्शन हो गया। आज जो जिनके पास शौचालय नहीं होता था वहाँ शौचालय, तो अनेकों उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ। तो विपक्ष तो मुड़ के ये बोल सकता है इससे तो आपको लाभ होगा, लेकिन लाभ सबसे ज्यादा देशवासियों को हो रहा है। थैंक यू सो मच। बच्चों का भविष्य सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि सही माहौल, सही मार्गदर्शन और सही शिक्षा से बनता है। एमवी इंटरनेशनल स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई नर्सरी से 12वीं तक, जहां पढ़ाई सिर्फ बोझ नहीं बल्कि एक आनंद है। प्रेप स्कूल की विशेष पहचान इंग्लिश फोनिक्स आधारित शिक्षा, बच्चों के लिए आकर्षक किड्स टॉय रूम, लर्निंग के साथ फन अम्यूजमेंट पार्क फैसिलिटी, जोशपूर्ण और प्रेरक गतिविधियों पर आधारित कक्षाएं, क्वालिटी एजुकेशन का भरोसा, 18 से अधिक एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स, अनुभवी शिक्षक और आधुनिक शिक्षा प्रणाली, सेफ एंड रिलायबल ट्रांसपोर्ट, 47 स्कूल बसें, सुरक्षित पिक एंड ड्रॉप सुविधा। यहाँ हर बच्चा सीखता है सोचना, समझना और आगे बढ़ना। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। आज ही अपने बच्चे का सुनहरी भविष्य सुरक्षित करें एमवी इंटरनेशनल स्कूल के साथ। एमवी इंटरनेशनल स्कूल, जहाँ शिक्षा बनाती है कल के लीडर्स। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।